सभी को मेरा फिर से नमस्कार। आज एक नए टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान इतिहास का बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। रणथंभौर का इतिहास। इस रणथंभौर के इतिहास से हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर एक घटना घटी थी। उस घटना का नाम था शाका। और बताते हैं कि राजस्थान का जो प्रथम शाका था वो इसी दुर्ग में चौहानों के द्वारा किया गया था। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि साका होता क्या है। यानी साका क्या होता है कि जब कोई मुस्लिम सेना या विपरीत सेना या कोई दुश्मन सेना एक राजा के ऊपर प्रहार कर दे और राजा को ये लगे कि अब उसकी हार निश्चित है, अब उसे हारना पड़ेगा, तो वो क्या करता है कि अपनी आन बान और शान को बनाए रखते हुए केसरिया कलर की पगड़ी पहन के युद्ध के मैदान में कूद जाता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं केसरिया। क्या कहते हैं? केसरिया। यानी केसरिया किया जाता है पुरुषों के द्वारा या राजा के द्वारा। और जब राजा वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो राजा जैसे वीरगति को प्राप्त हुआ तो जो रानियां हुआ करती थी, जो शतरानी हुआ करती थी, वो अपनी आन बान और शान की रक्षा करते हुए, वो अपने स्त्रीत्व की रक्षा करते हुए कि अपना स्त्री धन है वो किसी दुश्मन को न दे, तो वो जोहर करती थी। क्या करती थी? जोहर। और बताते हैं कि केसरिया और जोहर जब दोनों एक साथ होते हैं तब ये क्या बन जाता है? शाका। क्या कहलाता है? शाका। और रणथंभौर के इतिहास में और एक प्रकार से देखा जाए तो राजस्थान का ये प्रथम शाका माना जाता है, जो लगभग लगभग 1301 के अंदर घटित हुआ था। उसके बाद 1303 में दूसरा शाका घटित हुआ था। तो ये इसके बारे में अपन जानेंगे सारे। तो सबसे पहले मैं एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ। रणथंभौर के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो मुख्य स्रोत है, इसमें पहला स्रोत अगर अपन बात करिए तो एक पुस्तक का नाम है हमीर महाकाव्य। मीर महाकाव्य। और इस हमीर महाकाव्य को लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। नयन चंद्र सूरी ने। और इसके बाद में अगर दूसरी पुस्तक की अपन बात करें तो दूसरी पुस्तक है हमीर हट। हमीर हट। और इस पुस्तक को लिखा था चंद्रशेखर ने। इसके अलावा एक दो और भी बुक है, लेकिन जैसे मीरराज सुजोधराज ने लिखी थी। इन दो बुकों का अक्सर इस अध्याय से हमारा कनेक्टिविटी रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि हमीर यहाँ ये रणथंभौर एक दुर्ग है और इसी रणथंभौर दुर्ग के पास एक छोटा दुर्ग और था। इस दुर्ग को बोलते थे जाइन दुर्ग। और ये जाइन जो दुर्ग था ये रणथंभौर दुर्ग की क्या था? की था। यानी जाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की क्या था? की चाबी। यानी अगर आपको रणथंभौर दुर्ग को फतेह करना, जीतना है, तो आपको पहले कौन सा दुर्ग जीतना पड़ेगा? जाइन दुर्ग जीतना पड़ेगा। और यहाँ का जो सेनापति था वो गुरदास सैनी था। गुरदास सैनी। बताते हैं कि एक बार जब यहाँ पर अमेरदेव का शासन था 1301 के अंदर, तो जो दिल्ली हुआ करती थी, दिल्ली के अंदर उस समय शासन था जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी सेना लेके और रणथंभौर दुर्ग पे अटैक किया, आक्रमण किया। तो बताते हैं कि उसने जाइन दुर्ग को तो जीत लिया और जाइन दुर्ग को जीतकर गुरदास सैनी को मार दिया। लेकिन बताते हैं कि इस रणथंभौर दुर्ग का जो सुरक्षा चक्कर था उसको तोड़ने में ये नाकामयाब रहा था। और उसके बारे में इसने एक बात कही थी कि ऐसे 10 दुर्ग जो है ना वो मुसलमानों के एक बाल के भी बराबर नहीं है। यानी इस प्रकार के जो स्टेटस होते हैं राजाओं के, जो कमेंट होते हैं ना, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था कि ऐसे 10 दुर्ग मुसलमानों के एक बाल के भी बराबर नहीं है। तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। बाद में बताते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होने के पश्चात इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। और दिल्ली का सुल्तान बनता है तो बताते हैं कि उसने रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण किया। तो इसके पीछे कई रीजन है जो इतिहासकार अपने अपने वे के अंदर बताते हैं, कौन सा सच है कौन सा गलत है। लेकिन सारे कारण अपने एक तरफ रख दे तो एक कारण निकल के आता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी राजा था और उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो पूरे एक प्रकार से दूसरा सिकंदर सानी उसकी उपाधि थी, दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। पूरी दुनिया को जीतने की उसकी ललक थी। वो चाहता है कि मेरी जो कदमों में वो पूरी दुनिया रहे। और इसी वह के आधार पर उसने लगभग लगभग संपूर्ण भारत को जीता था और विदेशों के अंदर भी उसका एक प्रकार से आधिपत्य था। तो इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पे जीतने के लिए एक पहला जो कारण निकल के आता है वो था कि इसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा ये था
कि इसका जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, उसने एक असंभव प्रयास इस दुर्ग को जीतने के लिए किया था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी एक प्रयास करूँ और उसको जीतूं। दूसरा कारण, इन बुकों के आधार पर अगर अपन देखें तो जैसे आप राजस्थान का, अभी मेरे पास मैप नहीं है, मैं मैप लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बताऊँगा कि राजस्थान के जस्ट नीचे अपन जब भारत का मैप देखते हैं तो राजस्थान के जस्ट नीचे इस प्रकार से गुजरात है। तो बताते हैं कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति हुआ करते थे, उल्लुग खां, नुसरत खां, अलप खां और जफर खां। तो उल्लुग खां, नुसरत खां और एक इसका सेनापति था मोहम्मद शाह। उन तीनों को उसने गुजरात लूटने के लिए भेजा। कहाँ भेजा? गुजरात लूटने के लिए भेजा। और बताते हैं कि गुजरात को लूटने के बाद वो एक प्रकार से राजस्थान की सीमा पे धन का बंटवारा कर रहे थे। तो उल्लुग खां, नुसरत खां और तीसरा मोहम्मद शाह, इन दोनों के मध्य एक प्रकार से जो लूटा हुआ धन था ना, उसके बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। तो मोहम्मद शाह ने कहा कि मैं जितना धन लूटा हुआ है ना उसका आधा हिस्सा लूंगा। तो इन्होंने कहा उल्लुग खां, नुसरत खान कि आपको जितना लेना है आप पहले दिल्ली चलो और जितना अलाउद्दीन खिलजी हमें कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइडेशन कर लेंगे, लेकिन आपको दिल्ली जाकर चलना पड़ेगा। इसने दिल्ली जाने से मना कर दिया और ये भागकर लूटकर सारा माल और रणथंभौर दुर्ग में आ गया। रणथंभौर दुर्ग में उस समय शासक था हमीर देव। कौन था? हमीर देव। और हमीर देव की पत्नी का नाम था रंग देवी और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था पद्मला। ठीक है। और बताते हैं कि इस समय हमीर देव जो था वो कोटी अंजन यज्ञ कर रहा था। कोटी अंजन ये एक प्रकार का यज्ञ होता है जिसमें एक राजा जो होता है वो किसी के साथ अपना ज्यादा समय व्यतीत नहीं करता और अकेला बैठे एकांत में अपना भगवान का सम्मान करता है। एक प्रकार से ज्यादा युद्ध में इनमें अपना टाइम स्पेंड नहीं करता है। दूसरा जो कारण है अमीर हट है, वो अमीर हट पुस्तक में चंद्रशेखर बताता है, जिसके अकॉर्डिंग एक अलग प्रकार का रीजन बताया गया युद्ध करने का। कि बताते हैं कि मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमना, उन दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग था। ये बात कहाँ तक सत्य है इसका तो इतिहासकारों को पता है या मोहम्मद शाह को, चिमना को पता है, लेकिन हम इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं कर सकते। लेकिन बताते हैं कि दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग था और दोनों ये भागकर, पहले तो अलाउद्दीन खिलजी को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन जब वो असंभव प्रयास किया जाता है तो ये भागकर इसके दरबार पे आ जाते हैं। तो बताते हैं कि उधर से अलाउद्दीन खिलजी की सेना और उधर से अमीर देव की सेना दोनों बनास नदी के किनारे, यानी बनास नदी राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। इसके किनारे चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसको चंदन नदी भी कहते हैं। इस नदी के किनारे बताते हैं कि एक तरफ से धर्म सिंह, भीम सिंह, धर्म सिंह यानी अमीर देव के सेनापति, और दूसरी तरफ से उल्लुग खां और नुसरत खां। दूसरी तरफ से यानी खिलजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? उल्लुग खां और नुसरत खां, ये दोनों सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और एक बहुत अच्छा प्रहार किया गया राजपूती सेना द्वारा जिसमें नुसरत खां मारा गया। अब जैसे ही नुसरत खां मारा गया, एक प्रकार से जो मुस्लिम सेना थी वो कमजोर पड़ रही थी। तो किसी ने अफवाह फैलाई कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी सेना लेके आ रहा है, और उधर से मुस्लिम आक्रांताओं ने एक बहुत बड़ा प्रहार किया जिसमें भीम सिंह मारा गया। ठीक है। और इसी वह के अंदर बताते हैं कि आपस में युद्ध लड़ता गया, चलता गया। और अबुल फजल इस युद्ध का और भी कारण बताता है कि बताते हैं कि दुर्ग के अंदर खाद्यान्न की कमी आ गई थी। ठीक है, क्योंकि जो दुर्ग होते हैं इनके अंदर सीमित मात्रा में स्टॉक किया जाता है। बताते हैं कि लगभग 8 माह तक घेरा रहा था और इस 8 माह के घेरे के अंदर अनाज की बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। तो 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था रणमल और दूसरे व्यक्ति का नाम था रत्तीपाल। इस रणमल व रत्तीपाल ने क्या किया था? विश्वासघात किया। रणमल व रत्तीपाल ने जब विश्वासघात किया तो बताते हैं कि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया कि मैं आपको राजा बनाऊंगा, और रणमल व रत्तीपाल ने क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया और दुर्ग के अंदर जाने के जो अवैध मार्ग जो थे, जो सुरंग वगैरह हुआ करते थे, उनके रास्ते बता दिए। और बताने के बाद बताते हैं कि इसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, यानी रणथंभौर दुर्ग में अमीरदेव जो है वो केसरिया कर लेता है और इसकी पत्नी और बेटी दोनों क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। और एक प्रकार से ये राजस्थान का प्रथम शाका होता है। क्या होता है? एक बार आप थोड़ा सा इसमें देखना, इसमें अबुल फजल नहीं अमीर खुसरो आएगा, तो गलती से हो गया अमीर खुसरो। यानी अमीर खुसरो ने कहा था कि खाद्यान्न की कमी आ गई थी। इसमें एक बाद में एक और भी कमेंट देगा ये कि रणमल व रत्तीपाल ने विश्वासघात किया, और रणमल व रत्तीपाल ने विश्वासघात के कारण बताते हैं कि
इस युद्ध में अमीरदेव जो था वो केसरिया कर लेता है और उसकी पत्नी जो है वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। और 1301 में ये राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था। और इस युद्ध में बताते हैं कि मुस्लिम जो सेना वो जीत गई थी। यानी इसमें इसकी जो बेटी थी उसने भी क्या कर लिया था, पानी में कूद के, यानी बताते हैं कि अमीरदेव ने अपनी बेटी की याद में एक तालाब बनवाया था। और जब तालाब बनवाया था तो बताते हैं कि जब युद्ध में दोनों इसके मम्मी और पापा वीरगति को प्राप्त होते हैं तो पद्मला ने भी क्या कर लिया था, शाखा कर लिया था। ये इसलिए राजस्थान का ये प्रथम जल शाखा भी है। क्या है, जल शाखा। राजस्थान का क्या है, प्रथम जल शाखा माना जाता है। और वैसे राजस्थान का ये प्रथम शाखा है। अमीरदेव के पिता का जो नाम था वो जयसिया था। क्या था, जयसिया। और बताते हैं कि जयसिया ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। और इसीलिए अमीरदेव ने अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। 32 खंभों की छतरी बनाई थी। इसे न्याय की छतरी, 32 खंभों की छतरी बनाई थी जहां पर बैठकर अमीरदेव क्या करता था, न्याय करता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्याय की छतरी। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये राजस्थान का बहुत ही अच्छा स्वर्णिम इतिहास है, जिसमें राजपूतों ने एक नई परिपाटी को अंजाम दिया। और केसरिया व जौहर होने के पश्चात राजस्थान का ये प्रथम शाखा बना। और एक कमेंट आता है अमीर खुसरो का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का क्या हो गया, घर हो गया। यानी अमीरदेव एक ऐसा शासक था जो कि मुस्लिम आक्रांताओं की छाया नहीं पड़ने देता था, लेकिन उसकी वीरगति होने से अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ क्या हो गया, इस्लाम का घर हो गया। ठीक है। और रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर वर्तमान में है। और सवाई माधोपुर के अंदर एक अभ्यारण्य भी है, आपको पता होगा।